हाय, मेरा नाम है रितिका दुबे। करियर A+ ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ उससे पहले हमारा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं। तो इस एक्ट में हम देखने वाले हैं 1858 का जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाया गया जो एक्ट था उसको ही हम समझने वाले हैं। तो ये पृष्ठभूमि किस चीज़ की है? ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया है प्यारे भारत का, तो उसको बनने से पहले की जो पृष्ठभूमि है वही हम धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी हो गया, किसी भी स्टेट की पीएससी हो गई, एसएससी, रेलवे, फॉरेस्ट और एसआई जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें यदि पॉलिटी आपका जनरल नॉलेज आता है तो आपके लिए स्पेसिफिक ये एक डेफिनेटली यूजफुल वीडियो है। आप बने रहिए, आपके धीरे धीरे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा रूल इन इंडिया, किस किस ने भारत पे रूल किया है। तो सबसे पहले किया है कंपनी ने। कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1773 से लेकर 1858 तक। इसमें आए हैं रेगुलेटिंग एक्ट आए, कई अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1786 का, 1793 का, 1813 के चार्टर एक्ट आए हैं, ये सारे। तो ये हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। अब हम सबसे पहला कदम रख रहे हैं ब्रिटिश क्राउन की तरफ। ब्रिटिश क्राउन का जो एक्ट आया है 1858 में, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, क्योंकि 1858 से ही ब्रिटिश का पूरी तरीके से आधिपत्य चालू हो गया था। फिर वो कब तक चला है? 1947, जब तक हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्ट आया क्यों है? तो आपने जैसे देखा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी, उसके ही बाद ये एक्ट आया है। क्वींस प्रोक्लेमेशन आई है, रानी ने बहुत सारी उद्घोषणाएं करी हैं हमारे भारत के संदर्भ में। तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज में ये सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो 1858 का जो एक्ट आया है उससे पहले क्या हुआ था? 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, ताकि आपको सारे ही एक्ट बाकी के भी समझ में आ जाएं। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो क्रांति जो है उसको तो ख़त्म कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग जब थे तो उन्होंने इसको पूरे तरीके से दबा दिया है। अब अंग्रेज सोच रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी वॉर है, हर इंसान हमारे खिलाफ हो गया है, किसान हो गए हमारे खिलाफ, उद्योगपति, सैनिक, तो ये क्यों हुई है? तो इन्होंने रीज़न क्या निकाला है कि ये जो हमारी ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके ही कारण ये सबसे बड़ा रिवॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको टाटा बाय बाय करते हैं, मतलब अब आप घर चाहिए, पूरा शासन अब ब्रिटिश कंपनी ही देखेगी, अपने तरीके से वो कंट्रोल करने का काम करेगी। आपके कारण बहुत बड़ी सत्ता जो है ब्रिटिश के हाथ से चली जाती। तो किसी को तो इनको अपना सौंपना था ना कि किसने, किसकी गलती के कारण ये हुआ है। तो इन्होंने किसको दिया है सारा श्रेय? तो सारा श्रेय इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है कि आपकी ही गलतियों के कारण ये हमको परिणाम भुगतना पड़ा है। अब देखो, तो हमने रीज़न देखे थे कि ये जो 1857 का वॉर था, तो इसके रीज़न क्या क्या थे? राजनीतिक थे, आर्थिक थे, सामाजिक थे। लोग बहुत परेशान थे जिसके कारण ये वॉर हुआ था, और ये बहुत ही बृहद रूप से हुआ था, और ये पूरी तरीके से सफल हो भी जाता 1857 का वॉर जो है। उसी समय हम इंडिपेंडेंस भी हो जाते, बट कुछ रीज़न थे जिनके कारण हम नहीं हो पाए, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप एक बार देख सकते हैं। तो आप इस एक्ट में क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पूरे तरीके से अपना कंट्रोल यहाँ पर करने का काम कर रही है। कहाँ पर? भारत में। भारत में आकर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है अपना कंट्रोल कर रही है। कैसे कर रही है तो वो हम देखेंगे। इस एक्ट को, 1858 के एक्ट को, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम भी इन्होंने दिया है यहाँ पर। इसके बाद देखो, तो 1858 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अब कंट्रोल हो गया है। इसके बाद 1784 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें जो इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था लाई थी,
कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों ही उसको अलग अलग बॉडीज देखेंगी। कमर्शियल को देखेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और पॉलिटिकल की बात करें तो हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इसको देखेगा। पर यहाँ पर आकर ये व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है, मतलब पूरी तरीके से द्वैध शासन जो व्यवस्था थी उसको यहाँ पर 1858 की एक्ट के तहत इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 1858 का जो चार्टर एक्ट आया है, इसमें एक इन्होंने नई पोस्ट बनाई है, भारत का वित्त सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोस्ट बनाई है। तो कौन किसको बनाया है यहाँ पर? लॉर्ड स्टैनले को यहाँ पर इन्होंने भारत का वित्त सचिव बनाया है। तो ये कहाँ बैठते हैं? तो ये बैठते लंदन में हैं, पर भारत के वित्त सचिव के रूप में ये काम कर रहे हैं। और इनकी एक सलाहकारी परिषद भी बनाई गई है, मतलब इनको एडवाइस देने का एडवाइजरी बॉडी के रूप में ये कार्य करेगी। 1+15 की कार्यकारिणी परिषद, सलाहकार परिषद। तो ये किसको सलाह देगी? तो ये लॉर्ड स्टैनले जो हैं इनको सलाह देगी। ये सारे ही कहाँ बैठे हैं? लंदन में बैठ के भारत के शासन को कंट्रोल करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि 1858 के चार्टर एक्ट में ये जो लॉर्ड स्टैनले जो हैं वो भारत में आ रहे हैं? तो नहीं, ये लंदन में ही बैठे हैं। लंदन में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनका पूरा पूरा उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो ये जो ब्रिटिश सरकार है इसके प्रति इनका पूरा पूरा उत्तरदायी है। मतलब ये सारा ही जवाब जो डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे भारत से कि क्या क्या कंडीशन चल रही है, क्या क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इनकी बातें होंगी, तो ये किसको देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट में पेश करेंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब यदि ये लंदन में बैठे हैं तो भारत में कौन कंट्रोल करेगा? तो भारत में पहले से ही एक पोस्ट है, यहाँ पर देखो, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट पहले से ही है। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रही है कि गवर्नर जनरल जो है उसकी पोस्ट को हम पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, नाम चेंज करके वायसरॉय ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पर दिया गया है। किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, नई पोस्ट को बना रहे हैं जिसका नाम है वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहले वायसरॉय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग को हमने 1857 के समय भी देखा था। इन्होंने विद्रोह को दबाने में कितना बड़ा इनका काम था। तो यहाँ पर एक नई पोस्ट बनाई गई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया वित्त सचिव बनाए गए हैं लॉर्ड स्टैनले, और वायसरॉय कौन बनाए गए हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है उनका क्या काम है? तो वो इंडिया में देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश आर्मी जो है, जो भी चीज़ हैं, अफसर जो हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, तो ये इंडिया में देखेंगे। और ये किसको रिपोर्ट करेंगे? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, पर ये डायरेक्ट जाके रिपोर्ट नहीं करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? ये लॉर्ड स्टैनले जो हैं इनको रिपोर्ट करेंगे, और ये जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूरी यहाँ की इंफॉर्मेशन, इंडिया की इंफॉर्मेशन देने का अब काम करेंगे। आपको याद रखने की दो ही बातें हैं कि फर्स्ट जो है वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के वित्त सचिव सबसे पहले कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनले थे। इसके बाद देखो, ये जो चार्टर एक्ट है हमारा 1858 का, तो ये अगस्त में पास हो गया है। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया गया है, पर ये इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में तो ये नवंबर में हुआ है। इससे पहले सोचो, यहाँ पर लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही है। जैसे कोई ब्रिटिश की सेना में काम कर रहा है तो वो सोच रहा है कि अब कंपनी तो चली गई है, तो अब मुझे नौकरी पे कंटिन्यू रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, और कितने सारे अलग अलग टाइप के कानून आएंगे। तो इनके सब में, इन सभी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। सरकार तो चेंज हो गई है, पर अभी कुछ यहाँ पर एक्ट या कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। इस एक्ट को आसान भाषा में समझाने के लिए एक दरबार लगाया गया है इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। यहाँ पर सारे ही राजाओं को, उद्योगपतियों को, और भी लोगों को, जो भी, और ब्रिटिश सैनिकों को, सबको यहाँ पर बुलाया गया है, सभा का आयोजन किया गया है। और जो लॉर्ड कैनिंग हैं वो यहाँ पर घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। किसका? महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो भेजा गया घोषणा पत्र है
कि इस एक्ट में मेजर क्या क्या चेंज किए गए हैं, तो ये अब इनको बताने का काम कर रहे हैं कि अब हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आपके लिए बहुत अच्छा एक्ट बना के भेजा है, तो आप परेशान मत होइए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो 1858 का जो चार्टर एक्ट आया है उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है वो महारानी की उद्घोषणा को लोगों के बीच में बता रहे हैं। मैंने आपको बताया ना इलाहाबाद में दरबार लगा है, तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारी महारानी है उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाए हैं, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। पर ऐसा वाकई में नहीं होता है। अब महारानी क्या कह रही है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है, हड़प नीति जो है, उसको हम पूरी तरीके से हटा देंगे, हम आपकी चीज़ें नहीं लेंगे, अब आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। किसको कह रही है ये? राजाओं को। राजा अपने तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय राजाओं को अपने वंश के लिए गोद लेने का भी आपको अधिकार हो गया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन के आधार पर ही लोगों को रखा जाएगा। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम को भी इन्होंने पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता की भी आज़ादी दी गई है, जिसका जब जो चाहे वो धर्म को मान सकता है। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता देने का काम कर रहे हैं एक उद्घोषणा के तहत। के बाद योग्यता के आधार पर अब नियुक्तियां होंगी। जैसे कि हमने देखा था कि 2 टाइप की पोस्ट हैं, हायर रैंक की, लोअर रैंक की, तो दोनों में ही अब भारतीय जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। और सारे ही विरोधियों को माफ़ करेंगे, मतलब जिन्होंने भी विद्रोह किया था तो उसको ये माफ़ करने का काम कर रहे हैं, बस हत्या के अपराधियों को छोड़कर। तो यहाँ पर महारानी की उद्घोषणा के तहत ये सब चीज़ें आई हैं। 2 नई पोस्ट का इजाद हुआ है। सबसे पहले वित्त सचिव आए हैं और उसके बाद वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट का भी इजाद हुआ है यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि 1858 का एक्ट क्या कहना चाहता है। अब धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। आपको यदि ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इनको सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आए। इसके बाद अपने दोस्तों से शेयर करना अच्छा लगे तो, और लाइक और कमेंट करके कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना, ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।